अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। अपोजिशन के 10 अरकान ने हुकूमत की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है और ये दावा हुकूमती हलकों की तरफ से सामने आया है कि जो कासिम खान सूरी साहब हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से पेश की गई है, इस पर जब वोटिंग का मरहला आएगा तो अपोजिशन के 10 अरकान, यह उन्होंने बताया कि कम से कम तादाद है 10 अरकान हुकूमती उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के ऊपर जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है, डिफेक्शन लॉज जो हैं उसका इतलाक़ नहीं होता। और चूँकि ये सारे का सारा जो वोटिंग प्रोसेस है ये खुफिया राय शुमारी के तहत होता है, लिहाजा चूँकि ट्रेसेबल बैलेट नहीं है तो बड़ी आसानी के साथ ये ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जारी रह सकता है। और आपको मालूम है कि ये माजी के अंदर भी ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, बल्कि ताज़ा तरीन मिसाल तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, जहाँ पर जीती बाजी हार गई थी अपोजिशन, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट थे उनको मुस्तरद करार दे दिया गया था। और उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब अच्छे खासे मार्जिन से हार गए थे, तो वहाँ पर भी जो है वो फ्लोर क्रॉस किया गया था। लिहाजा पाकिस्तान की सियासत को अगर हम देखें, यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग को इतनी ज़्यादा मायूब बात नहीं है, लेकिन वो मरहला, जिस मरहले के ऊपर ये फ्लोर क्रॉसिंग का अमल है वो बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है, क्योंकि अपोजिशन एक तवील लड़ाई झगड़े के बाद, एक दूसरे की दाढ़ियाँ नोचने के बाद, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने के बाद ऐवान की हद तक कम अज़ कम मुत्तहिद नज़र आ रहे थे, और उन्होंने इस इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया था डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को मूव करके। और तहरीक की कामयाबी नाकामी का तयन तो भी होना था, क्योंकि बजट पेश हो गया था और बजट के बाद इस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हुकूमती बेंचेस की तरफ से और हुकूमती हलकों की तरफ से ये जो तोड़ फोड़ की जा रही है अपोजिशन की जमातों की तरफ, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनके अपने अरकान भी किसी न किसी हद तक उनको डिच कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं या कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ वोट डाल सकते हैं। लिहाजा उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपोजिशन जमातों की तरफ अपनी तवज्जो का रुख किया है, और हुकूमती हलकों ने इस बात का दावा किया है कि जिन अरकान के साथ उनके राब्ते हुए हैं या जिन अरकान ने कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में कासिम खान सूरी को वोट देने की यकीन दहानी की है, उसमें तकरीबन 6 अरकान असम्बली का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, जबकि 2 का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और 2 अरकान जो है वो बाकी जमातों से हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो कर ली है अब हुकूमती जमात ने। और ये एक और हैरान कुन फैक्ट है इसके अंदर कि पंजाब के अंदर चूँकि पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, चंद सीटें हैं उनकी, लेकिन वो इस हद तक नहीं है कि वो उनको हम पंजाब के ऊपर डोमिनेशन उनकी कह सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अरकान नेशनल असम्बली हैं वो कम से कम वो ये बात नहीं कर सकते कि हमें तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिले 3 साल से और हम अपने जो हलके हैं वहाँ पे किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं कर सके, क्योंकि सिंध के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद है और वो अपने MPs को फ़ंड्स भी देते हैं, तरक्याती फ़ंड्स भी देते हैं, तरक्याती स्कीमें भी करते हैं। वो अलग बात है कि वो इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स तो ज़रूर लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर अगर हम ये कहें कि 100% तरक्याती फ़ंड पाकिस्तान की आवाम पर ख़र्च किए जा रहे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ होगा। लेकिन जो अरकान असम्बली हैं वो उनकी तरफ से ये वाला दावा सामने नहीं आ सकता कि हमारे हलकों के अंदर किसी किस्म का तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। तो ये 6 अरकान, क्या वजह है कि ये 6 अरकान असम्बली ने अपना किबला, सियासी किबले को चेंज करने का फ़ैसला किया? तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि या तो इन लोगों को किया गया है ब्लैकमेल, इन लोगों को ये कहा गया है कि जनाब ये कुछ मामलात हैं, इन मामलात पर आपकी जो शमूलियत है वो हमें नज़र आ रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ नैब या FIA हरकत में ना आए तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस तरफ जाकर ख़ामोशी से कासिम खान सूरी को वोट दे दें। और मेरा ख़्याल है कि इसके अलावा और कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि तरक्याती फ़ंड्स का मामला कम से कम पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के साथ नहीं है, और यही मामला मेरा ख़्याल है कि नून लीग के साथ भी किया गया है। क्योंकि अगर पंजाब से नून लीग के अरकान टूटते हैं
और वो अपनी जमाती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके वोट देते हैं। अगर नून लीग की क़यादत को इस बारे में पता चल जाए तो वो अपने हलकों से महरूम हो सकते हैं। और पंजाब में इस वक्त जो नून लीग की टिकट है वो ख़ासी हद तक मैटर करती है। और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये उस वक्त हो रही है जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जब अपोजिशन के अरकान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की 2 मरतबा मुलाकात होती है और 1 मरतबा वफूद की सतह पर मुलाकात होती है, यानी कि नून लीग की भी सीनियर क़यादत मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की भी सीनियर क़यादत मौजूद थी। लेकिन जो दूसरी मुलाकात है ये 1-on-1 मुलाकात है। इसमें शहबाज शरीफ और बिलावल साहब के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। तो इन मुलाकातों में और उसके नतीजे में होने वाली पेश रफ्त के नतीजे में जो मामलात ईवान के अंदर अपोजिशन की तरफ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो हुकूमती दावा है ये ख़ासी हद तक इन तमाम कोशिशों को मुतासर कर सकता है। क्योंकि बिलावल साहब तो बाकायदा तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मैंने अपने अरकान असम्बली को शहबाज शरीफ साहब को सौंप दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चाहें हमारे अरकान को इस्तेमाल करें। वो बजट के हवाले से उनको जो हदायत देंगे वो तस्लीम करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब भी इस हद तक कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो दूरियां ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि बिलावल साहब से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो सीनियर रहनुमाओं मुस्लिम लीग नून के हैं उनके साथ भी एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने इस जो नून लीग की सीनियर क़यादत थी उसको बताया था कि बिलावल भुट्टो साहब ईवान के अंदर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, ANP भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है और हमें जो है ANP और पीपल्स पार्टी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि ईवान के अंदर जो भी सियासत है उसमें हमें पीपल्स पार्टी और ANP की ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून को इस सियासी ज़रूरत से किसी भी तरीके से पहलू तही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अरकान जो उनके जो सीनियर मेंबरान थे नून लीग के, उनको ये भी कहा कि मैं इस मामले पर नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता करूँगा, नवाज़ शरीफ साहब को सारी सूरत हाल से आगाह करूँगा। बल्कि PDM के हवाले से भी उस वक्त जो नून लीग के सीनियर रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि पीपल्स पार्टी से माफ़ी का मुतालबा हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है और दूसरा ही माफ़ी मांगने का मुतालबा करना भी गैर मुनसिफाना है। तो उन्होंने सीनियर क़यादत से बात की और सीनियर क़यादत से कहा कि मैं भी नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन करूँगा, आप भी नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करें और पीपल्स पार्टी के हवाले से उनसे कहें कि वो अपना रवैया नरम करें। क्योंकि जब पार्टी में हर तरफ से नवाज़ शरीफ साहब के पास ये बात जाएगी तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो अपने रवैये में नरमी लेके आ सकते हैं और उससे हमें एक मरतबा फिर मिलजुल कर आगे बढ़ने की स्पेस मिल सकती है और हम जो है अच्छा रोल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर वो अदा कर सकते हैं। अब इस सारी सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अब हुकूमत तो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी। जिस तरीके से उन्होंने अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अब सिंध हुकूमत पर भी टारगेट किया है, सिंध हुकूमत को भी निशाना बनाया है अपनी तनकीद का। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज की जो उनकी मीडिया टॉक है उसमें भी उन्होंने जो सिंध गवर्नमेंट है उस पर अच्छी खासी तनकीद की और मुराद अली शाह को तो उन्होंने बिल्कुल ही इररेलेवेंट कर दिया जो CM सिंध हैं और उनको कहा कि वो तो एक रबर स्टैंप हैं। असल हुकूमत जो है वो बिलावल हाउस से चल रही है, आसिफ जरदारी साहब और फरयाल तालपुर साहिबा जो है वो सिंध गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोगों का मुतालबा है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज को नाफिज कर दिया जाए, लेकिन आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम गवर्नर राज लगाएं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सिंध के अंदर तरक्याती फ़ंड्स आ रहे हैं वो वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं होते, सिंध का पैसा दुबई मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी कि उन्होंने एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत पर मनी लॉन्ड्रिंग का, आसिफ जरदारी साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया और साथ उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 140A का नफाज ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए सिंध को उसका हक़ मिल सकता है। उन्होंने कहा जी वफाक जो सिंध के अंदर तरक्याती मंसूबे करना चाह रहा है वो सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए, सिंध हुकूमत के लिए नहीं है। हम सिंध हुकूमत को कोई पैसा नहीं देंगे, हम तरक्याती मंसूबे ख़ुद मुकम्मल करेंगे। अब जहाँ तक ये 140 आर्टिकल A
आर्टिकल 140A की बात है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 140A बलदियाती निज़ाम के हवाले से है और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएँ ताकि जो इक़्तिदार और इख्तियार है वो निचली सतह पर मुंतकिल हो सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिंध के अंदर तो 6 माह पहले बलदियाती निज़ाम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर कोरोना वगैरह चला, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सके, या हो सकता है सिंध हुकूमत ने ख़ुद इंतखाबात को डिले किया हो। लेकिन पंजाब, जहाँ पर PTI की गवर्नमेंट ने आते साथ ही इक़्तिदार में आते साथ ही पंजाब में से जो बलदियाती निज़ाम है उसको सस्पेंड कर दिया था, उसका बिस्तरा गोल कर दिया था, वो 3 साल गुजरने के बावजूद पंजाब में बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं करा सके। आर्टिकल 140 है, जितना रेलिवेंट सिंध में है उतना ही रेलिवेंट पंजाब में है। एक चीज़ अगर सिंध में हलाल है तो वो पंजाब में हराम नहीं हो सकती ना। वो अगर जो मुतालबा सिंध के लिए है वो मुतालबा वो पंजाब के लिए क्यों नहीं करते? वो CM पंजाब को क्यों नहीं कहते कि वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हदायत के बावजूद वो आज तक उन्होंने बलदियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया? अभी तक सिंध जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अदालत उज़्मा जो पाकिस्तान में है, उसने वाज़ेह तौर पर 2 टोक अंदाज में हुक्म जारी किया कि पंजाब के अंदर बलदियाती इदारे जो तोड़े गए, तहलील किए गए, वो बिल्कुल गलत थे, आइन से मावरा इक़दाम था। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है उसने आज तक उन इदारों की बहाली के लिए कोई काम नहीं किया, जब उसका नोटिफिकेशन बहाल नहीं किया। और सबसे अहम बात यह है कि अगर अब उनकी आइनी मुद्दत सितंबर में ख़त्म हो जानी है, जो पंजाब के बलदियाती इदारे हैं, तो उसके बाद अगले इंतखाबात के लिए भी कोई काम नहीं किया। तो जनाब फवाद चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो कम अज़ कम इस तरफ भी तवज्जो दे। सिर्फ तनकीद करना ही मकसूद नहीं होना चाहिए, और अगर सिंध और पंजाब दोनों को बराबर की सतह पर हमें देखना चाहिए। और जिस तरीके से ये मामलात को अब आगे चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह मैंने भी आपके साथ ज़िक्र किया, अब ये जो तोड़ फोड़ की जो विंडो खोली जा रही है, तो फिर इस पर अब एतराज़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि IB के फ़ंड्स के अंदर तो अच्छा खासा तकरीबन 90 मिलियन रुपीस का उन्होंने इजाफ़ा कर दिया है। और अब देखते हैं कि मज़ीद किस तरीके से इस सारे निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कासिम खान सूरी का जो इंतखाब है या तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग है, ये टेस्ट केस है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि अगर अपोजिशन इस तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल करती है तो फिर एक बड़ी तहरीक अदम एतमाद का रास्ता खुल जाएगा, और हुकूमत उस तहरीक अदम एतमाद, जो बड़ी तहरीक अदम एतमाद है, यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है, सिर्फ उसका रास्ता रोकने के लिए ये सारी तगोदौ कर रही है। ये जो सारा तोड़ फोड़ है ये सिर्फ उसी सिलसिले की कड़ी है। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।